हेलो, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख सिद्धांत जो कि है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्या है, क्या प्रयोग किए गए, किसके द्वारा दिया गया के बारे में चर्चा करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे बीएफ स्किनर ने 1938 में दिया। बीएफ स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, इसका मुख्य नाम जो था, इसका जो प्रमुख नाम था वो था सकारात्मक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है, इसका जो प्रमुख नाम था वो था सकारात्मक अनुबंधन। बीएफ स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया, वो प्रयोग इन्होंने चूहे और कबूतर पे किए। बीएफ जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, ये आपको इनकी एक बुक्स है, दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इनकी बुक्स है, यहाँ से लिया गया है। बीएफ स्किनर का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। बीएफ स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मीन्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। इसके जो अन्य उपनाम हैं, इन अन्य उपनामों को हम देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम स्वतंत्र अनुबंधन का सिद्धांत से भी जानते हैं। इसको हम क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को साधक अनुबंधन का सिद्धांत भी जाना जाता है। जो इनकी थ्योरी है, इसे अन्वेषणात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। खोज अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हम बोला जाता है। इसके अलावा इसे एसआर अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर मीन्स जो रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है बीएफ स्किनर की, इन्होंने जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी, वो थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस पर आधारित थी। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो अधिगम के लर्निंग के सिद्धांत हैं, वो 3 नियम बताए। 3 सिद्धांत: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम।
बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो थ्योरी दी, वो थ्योरी इन्होंने दी एसआर थ्योरी, मीन्स स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। इन्होंने इस जो स्टिमुलस रिस्पांस के मध्य, स्टिमुलस और रिस्पांस के मध्य अनुबंधन की क्रिया को स्वीकार किया। स्टिमुलस रिस्पांस के मध्य अनुबंधन की क्रिया को स्वीकार किया। जो उद्दीपक और अनुक्रिया है उसके बीच अनुबंधन की जो क्रिया होती है उसको स्वीकार किया। उससे इनके नियम, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम का प्रतिपादन। इस बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो प्रभाव का नियम है थॉर्नडाइक का, इस प्रभाव के नियम पर आधारित है। बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी को का खंडन करते हुए उसके मध्य अनुबंधन को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से रिस्पांस को ज़्यादा प्रभावी माना, रिस्पांस को ही प्रभावी माना। इस प्रकार से बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी का खंडन करते हुए स्किनर ने आरएस थ्योरी दी। एसआर थ्योरी किसकी? थॉर्नडाइक की। आरएस थ्योरी बीएफ स्किनर। स्किनर ने अपने प्रयोग में दो प्रकार के व्यवहारों को स्वीकारा। अपने प्रयोग में दो प्रकार के व्यवहारों को स्वीकारा। दो प्रकार के व्यवहार मीन्स एक तो उद्दीपक, ज्ञात उद्दीपक, दूसरे अज्ञात उद्दीपक। एक व्यवहार वो होता है जिसमें उद्दीपक जो होते हैं वो ज्ञात होते हैं। दूसरे प्रकार का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार होता है जिसमें जो उद्दीपक होते हैं वो अज्ञात होते हैं। ज्ञात उद्दीपक प्रकार का जो पहले प्रकार का व्यवहार है, उस ज्ञात उद्दीपक में क्या होता है कि जो अनुक्रियात्मक व्यवहार होता है वो अनुक्रियात्मक व्यवहार ज्ञात होता है, प्रकाशित होता है, उसको देखा जा सकता है कि क्या करना है। ठीक। नेक्स्ट जो सेकंड होता है अज्ञात उद्दीपक प्रकार का जो व्यवहार होता है, द्वितीय प्रकार का व्यवहार जिसे हम अज्ञात उद्दीपक प्रकार का व्यवहार बोलते हैं, जिसमें क्या होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होता है वो अप्रकाशित या उत्सर्जित अनुक्रिया पर आधारित होता है। अप्रकाशित या उत्सर्जित अनुक्रिया पर। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमको अभी आपको डीएड का पेपर देना है, तो डीएड का पेपर जो देना है तो उसके लिए आपको एक गोल दिखाई पड़ रहा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस डीएड को ध्यान में रखते हो, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हो, उसके लिए जो गोल है आपको दिखाई पड़ रहा है, उसलिए जो प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञात प्रकार के उद्दीपक हैं। जबकि द्वितीय अज्ञात प्रकार के उद्दीपक या उत्सर्जित उद्दीपक ये होते हैं जिसमें विद्यार्थी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि वो किस प्रकार की परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहा है। ये उत्सर्जित प्रकार की अनुक्रिया होती है। तो बीएफ स्किनर ने जो
उद्दीपक अज्ञात प्रकार के उद्दीपक होते हैं या उत्सर्जित अनुक्रियाएं होती हैं, इसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक तो ज्ञात, दूसरे अज्ञात व्यवहार या उद्दीपक जिसमें ज्ञात होते हैं और दूसरे वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक अज्ञात होते हैं। देखिए, जो बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किया, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया। किस पे? चूहे पे। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो चूहे पे किया। ये चूहे पर इन्होंने प्रयोग 1938 में किया। इसके 5 साल बाद आफ्टर 5 साल बाद इन्होंने एक अपना प्रयोग कबूतर पे किया 1943 में। तो इन्होंने दो प्रयोग किए, एक तो चूहे पे किया और दूसरा जो प्रयोग इन्होंने किया था वो किस पे? कबूतर पे। 1938 में चूहे पे किया गया और उसके 5 साल बाद 1943 में किस पे? कबूतर पे किया गया। तो आइए जरा इसको, जो प्रयोग इन्होंने किया उस प्रयोग को जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम जो स्किनर ने प्रयोग किया उसमें एक बॉक्स था जिसे पहले तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स बोला गया, लेकिन स्किनर की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा। इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा। इसमें क्या किया गया कि इस बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को बंद कर दिया गया। बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को बंद कर दिया गया। बॉक्स में एक लीवर लगा दिया गया। लीवर के पास में ही यहाँ पे एक कप या प्याला रख दिया गया जिसमें जो भोजन था, यहाँ पे फूड, जो भोजन था वो जब चूहे का पैर इस लीवर बॉक्स पे पड़ता तो इस लीवर बॉक्स के पर पैर पड़ने से खट की आवाज आती और भोजन की एक गोली जा कर के उस कटोरे में गिर जाती, जिससे चूहे को पुनर्बलन के रूप में भोजन की प्राप्ति होती। क्रिया करने के बाद पुनर्बलन के रूप में भोजन की प्राप्ति हो जाती। इससे यह प्रयोग, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब चूहा कई बार इसमें प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद वह उसका पैर लीवर बॉक्स पर पड़ता है, लीवर बॉक्स पर पैर पड़ने से उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार चूहा बार बार करने पर उस प्रक्रिया को सीख लेता है। लीवर दबाने की जो क्रिया है उस क्रिया को सीख लेता है। इसके लिए स्किनर ने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। इसका पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। आइए देख लेते हैं कि पुनर्बलन है क्या। पुनर्बलन वह क्रिया जो
अनुक्रिया होने की संख्याओं को बढ़ा देती है। अनुक्रिया होने की संख्या को बढ़ा देती है पुनर्बलन है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन जैसे भोजन, टॉफी, पुरस्कार, सकारात्मक। नकारात्मक पुनर्बलन जैसे चूहे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का झटका देना, बच्चे को दंडित करना, उसे डांटना, नकारात्मक। पुनर्बलन की प्रक्रिया में स्किनर ने अनुक्रिया को स्वीकार किया। अनुक्रिया के आधार पर पुनर्बलन को उन्होंने दो प्रकार का बताया, एक तो सतत पुनर्बलन, दूसरा असतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन जिसमें हम लगातार करते हैं, गतिविधियां करते हैं। असतत पुनर्बलन वह पुनर्बलन जिसमें हम पुनर्बलन की एक फिक्स जो वो होती है, पुनर्बलन एक निर्धारित नहीं होता। सतत पुनर्बलन में हम लगातार, जैसे कोई क्रिया कर रहे हैं कि पापा मार्केट जाते हैं तो खाने की कुछ सामान लेके आते हैं, जब भी मार्केट जाते हैं खाने की सामान लेके आते, मार्केट जाते हैं खाने की, तो बच्चे की आदत बन जाती है कि जब मार्केट पापा जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, वो सतत हुआ। असतत में क्या होता है, जाएंगे लेके आएंगे नहीं पता, जाएंगे लेके आएंगे नहीं पता। तो ये असतत पुनर्बलन को इन्होंने दो ग्रुपों में स्वीकारा, एक तो अंतराल, दूसरा अनुपात। अंतराल और अनुपात। अंतराल जो प्रकार का पुनर्बलन होता है ये टाइम रिलेटेड होता है, मीन्स कितने समय बाद दिया जाएगा। अनुपात पुनर्बलन जो होता है वो मात्रा पर आधारित है, तो जी की कार्य का जब इतना कार्य समाप्त हो जाएगा तब पुनर्बलन दिया जाएगा। अंतराल पुनर्बलन को भी इन्होंने दो रूपों में स्वीकार किया, स्थिर और परिवर्तित। मतलब स्थिर जो स्थिर रहता है और परिवर्तित में जो परिवर्तित हो जाता है, जिसकी जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता। और यहाँ पर जो स्थिर होता है इसका समय निश्चित होता है कि 2 घंटे बाद दिया जाएगा, 2 बजे दिया जाएगा या 1 बजे दिया गया। उसी प्रकार अनुपात जो पुनर्बलन होता है वो भी दो प्रकार का हो, स्थिर पुनर्बलन, परिवर्तित पुनर्बलन। स्थिर पुनर्बलन वो जिसमें उसकी जो टाइम होता है उसको जो मात्रा होती है वो स्थिर होती है कि इतनी दी जाएगी। लेकिन जो अनुपात का परिवर्तित पुनर्बलन होता है इसमें इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है कितनी दी। इसके बाद देख लेते हैं कि स्किनर के द्वारा किए गए प्रयोग का शिक्षा में महत्व क्या है, शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है। देखिए स्किनर का जो सिद्धांत है इसका प्रयोग शिक्षा में हम व्यवहार परिवर्तन हेतु कर सकते हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थियों में सकारात्मक नकारात्मक प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनके परिवर्तन हेतु किया जा सकता है। वांछित व्यवहारों जो वांछित व्यवहार होते हैं उनको प्राप्त करने में तथा अवांछित व्यवहार जो होते हैं उनकी मात्रा को कम करने में या खत्म करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग विद्यार्थियों की जो धारण करने की क्षमता है उसको बढ़ाने में, उनके शब्दकोश को बढ़ाने में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। अधिगम की मात्रा को बढ़ाने में, जो अधिगम की मात्रा हो रही है उस अधिगम की मात्रा को बढ़ाने में भी इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। जो अवांछित व्यवहार बालक के अंदर है उस अवांछित व्यवहार को कम करने में तथा उसको त्यागने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।